डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि प्रीवियस क्लासेस में हमने वीडियो बनाए हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन होता क्या है? तो रेस्पिरेशन जो है एंजाइमेटिकली कंट्रोल कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है एनर्जी रिलीज होता है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सीश्वसन कहा जाता है हिंदी में, यानी जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हिंदी में अनाक्सीश्वसन कहा जाता है। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये 4 स्टेप में पूरा होता है, जिसके वजह से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, जिसको कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है या रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट होगा वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, जिसके वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वो भी ज़्यादा मात्रा में। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन होता नहीं है, इसलिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता है और एनर्जी जो एटीपी बनता है वो कम मात्रा में बनता है। मेनली 2 ही एटीपी बनता है। तो जब हम इसका इक्वेशन बनाते हैं तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 38 एटीपी और 2 एटीपी। तो यहाँ पे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन जो 4 स्टेप में पूरा होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, डीकार्बोक्सिलेशन और ईटीएस, इन चारों स्टेप का पहला स्टेप हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस 2 वर्ड से बना है, ग्लाइको यानी ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो ये जो प्रोसेस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है। कहाँ चलेगा? ये साइटोप्लाज्म में चलेगा और इसमें 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनते हैं, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से। यानी इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म इन विच 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से जो होता है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस की, तो इसको सबसे पहले जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम है इम्बडेन, मेयरहॉफ और पैरेनस। यानी 3 लोगों ने मिल करके इसको जो है डिस्कवर किया था। इसी वजह से इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। यानी तीनों साइंटिस्ट का जो पहला लेटर है नाम का उसको एक साथ मिला दिया गया, यानी ई से इम्बडेन, ठीक है, ईएमपी, एम से जो है मेयरहॉफ और पी से पैरेनस, यानी तीनों नाम को जोड़ दिया गया है और बोला गया ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस के दौरान ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी चलता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी चलता है, यानी ऑक्सीजन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसमें ग्लाइकोलिसिस को। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लिया गया है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज की अगर हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, C6H12O6 होता है, यानी ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। स्टार्टिंग में क्या होगा कि जो ग्लूकोज होता है सबसे पहले यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज जो होगा ये एक्टिवेट होगा और ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यानी यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन का बना हुआ है। इस तरह से अगर हम इसको ओपन कर दें तो सपोज दैट कि ये ग्लूकोज के कार्बन हो गए, ये पहला कार्बन हो गया और ये 6वां कार्बन हो गया। यानी यहाँ पे पहले ग्लूकोज था, लेकिन दूसरे स्टेप में हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया है, यानी फॉस्फेट को ले जा करके इसके 6वें पोजीशन पे जोड़ दिया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट आया कहाँ से? तो यहाँ पे एटीपी जो है यूटिलाइज होता है।
एटीपी जो होता है एनर्जी करेंसी होता है, जिसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। यहाँ पे एटीपी टूटता है, एटीपी ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट है, और ये जब टूटेगा तो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है यानी डाइफॉस्फेट में, और एक फॉस्फेट यहाँ पे जाके ग्लूकोज के साथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम होगा, जो कि सिर्फ आइसोमेरिक चेंजेस करता है, उस कंपाउंड से ना ही कुछ रिमूव करेगा ना ही ऐड करेगा, सिर्फ उसके पोजीशन को चेंज कर देगा, जिसके वजह से यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करेगा जिसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज, और ये एंजाइम क्या करता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस और बाई ये 2 वर्ड यूज होते हैं। अगर बाई वर्ड है, अगर एक ही कार्बन से 2 फॉस्फेट जुड़े होंगे तो वहां पे बाई टर्म यूज करते हैं। एक ही कंपाउंड के अलग अलग कार्बन से अगर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो वहां पे बिस टर्म यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बनेगा, एक तो पहले से ही 6वें पोजीशन पे फॉस्फेट जुड़ा था, जिसके वजह से इसका नाम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था। दोबारा फिर एटीपी यूटिलाइज हुआ है और उसका फॉस्फेट टूट करके जाके इसके पहले कार्बन पे बन गया, यानी पहले पे भी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और 6वें पे भी जुड़ा हुआ है। इसका नाम पड़ेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है एल्डोलेज। ये क्या करता है ना कि सबस्ट्रेट को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या करेगा, जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसको तोड़ देता है 2 पार्ट में। अगर ये 6 कार्बन है, अगर हम यहाँ बीच से तोड़ दे तो 2 कंपाउंड तो बन रहा है, लेकिन एक कंपाउंड के पास कितने कार्बन होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पे 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। यहाँ पे याद रखेंगे, पहले पे भी फॉस्फेट था और 6वें पे भी, लेकिन जब ये टूटा तो यहाँ पे भी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी, दोनों के पास फॉस्फेट है और इसको 3rd पोजीशन माना जाएगा। तो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है और वो भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। क्यों 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन का था और यहाँ पे 3 कार्बन का बना है। तो जब 3 कार्बन वाला कंपाउंड हम 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो 6 कार्बन के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखा गया है कि जब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो ये प्रोसेस को रोक सकता है, इसलिए इसको आइसोमरेज एंजाइम कन्वर्ट कर देता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, जिसको कि शॉर्ट में DHAP कहा जाता है। और अगर यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड की मात्रा कम होगी तो ये दोबारा इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे आइसोमेरिक चेंजेस हो रहा है। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है, यहाँ पे एक किसी भी प्रकार का एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है तो उसको बोला जाता है नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी किसी भी प्रकार का एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा H3PO4 माइनस के फॉर्म में, और यहाँ पे आने के बाद जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है 3 कार्बन का है। आप देखिए यहाँ पे 3 कार्बन हो गया और इसमें भी ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा है। तीसरे पे पहले से फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड पड़ा है। और दोबारा फॉस्फेट आ करके इसके पहले कार्बन पे जुड़ गया, यानी पहले पे भी है और तीसरे पे भी है। इसका नाम पड़ेगा 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये सब 2 मॉलिक्यूल बनेंगे क्योंकि 3 कार्बन के हैं। यहाँ 6 कार्बन के थे तो एक ही मॉलिक्यूल था, यहाँ पे 3 कार्बन के बन रहे हैं। अब यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करेगा जिसका नाम है डिहाइड्रोजिनेज, और ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स होता है और ग्लिसरिक एसिड सिंपल होता है। जब भी हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगा तो उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे NAD+ होता है, जो कि इस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। NADH2 याद रखिएगा, ये ETS में मूव करता है। एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल NADH2 बने हैं, ये ETS में जाएगा और वहाँ पे 6 ATP का फॉर्मेशन होगा। 6 ATP यहाँ पे बन रहे हैं।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, फॉस्फोराइलेज के प्रेजेंस में क्या होगा कि ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। यानी पे यहाँ पे 1,3 दोनों पे था, फर्स्ट पे भी था, थर्ड पे भी था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थर्ड पे जो है फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, फर्स्ट वाला रिमूव हो गया। और जैसे ही फॉस्फेट रिमूव होता है वहाँ पे कोई ना कोई एडीपी होगा जो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अगर हम जोड़ देंगे तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा। यानी 2 एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में जुड़ करके 2 एटीपी का फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे 6 एटीपी बन रहा है और यहाँ पे 2 एटीपी। अभी ये सारी चीजें याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें पूरा एनर्जी आपको बताना है कि कितना एटीपी बन रहा है और कहाँ कहाँ से बन रहा है। फिर ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड म्यूटेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यहाँ पे इनोलेज वर्क करता है जिसके वजह से ये 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। और लास्ट स्टेप में क्या होता है कि पायरुवेट काइनेज एंजाइम वर्क करता है जो कि फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से फॉस्फेट को रिमूव करता है, जिसके वजह से सिर्फ पायरुविक एसिड बचेगा, और जो इसका फॉस्फेट रिमूव हुआ है उसको फिर से कोई ना कोई एडीपी एक्सेप्ट कर लेगा और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पहला स्टेप हो गया जहाँ एटीपी यूज किया जा रहा है, ये जो है तीसरा स्टेप हो गया जहाँ की एटीपी यूज किया जा रहा है। यानी इस प्रोसेस में हम देखेंगे तो 2 ऐसा स्टेप है जहाँ पे एटीपी को यूज किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है। अब एटीपी बन कहाँ रहा है तो इस स्टेप में हम देखेंगे 2 मॉलिक्यूल NADH2 बना है जो कि ETS में जा रहा है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलिसिस है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ही ETS चलता है, एनारोबिक में नहीं चलता है। तो यहाँ पे 2 NADH2 है। अभी हमने आपको बताया कि एक NADH2 से 3 ATP बनता है, तो 2 NADH2 से कितने बनेंगे, 6 ATP बनेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 ATP बन रहा है और 2 ATP यहाँ पे भी, यानी 4 ATP डायरेक्ट बन रहा है, 6 ATP ETS के द्वारा बन रहा है, और इस प्रोसेस में 2 ATP को यूटिलाइज किया जा रहा है। अब टोटल देखते हैं। देखिए ये जो ग्लाइकोलिसिस है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन एराइज करता है। क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को डिस्क्राइब करिए, और लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन एक भी आपका न छूटने पाए, इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से इसको समझेंगे, और अगर वीडियो एक बार में न समझ में आए तो इसको रिपीट करेंगे। और यहाँ पे पूरा कंटेंट भी हमने लिख दिया है ताकि आप इसको देख करके नोट्स भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस में क्या क्या हुआ है। ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 2 ATP आर यूटिलाइज्ड, 2 ATP को यूज किया गया है, यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है और यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है। एंड 4 ATP रिलीज्ड आउट, 4 ATP डायरेक्ट बना है। देखिए 2 ATP यहाँ बन रहा है और 2 ATP यहाँ बन रहा है। इसके साथ साथ क्या बन रहा है, एंड 2 NADH2 आल्सो रिलीज्ड विच इंटर इन ETS। यहाँ पे देखिए 2 NADH2 भी बना है जो कि कहाँ इंटर कर रहा है, ETS में, और जिसके वजह से 6 ATP बन रहा है। तो नेट गेन कितना हुआ इस रेस्पिरेशन के दौरान, ग्लाइकोलिसिस के दौरान, तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 ATP माइनस करना है, 4 ATP बना है और 6 ATP, यानी टोटल 10 ATP बने थे, जिसमें से अगर हम 2 ATP को घटा दें तो 8 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 38 ATP बनते हैं, जिसमें से 8 ATP जो है कहाँ से बन गया है, ग्लाइकोलिसिस से 8 ATP बना है। यानी अभी जो है 30 ATP बनाना बाकी है, जो कि डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और ETS से बनता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।